गुड इवनिंग दोस्तों। हमने क्लास 9th का एक नया चैप्टर सिविक्स का स्टार्ट किया था जिसका नाम था इलेक्शन। प्रीवियसली हमने इसके 2 लेक्चर्स देख लिए। हमने क्या पढ़ा? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हमने इसमें जाना समझा अबाउट इलेक्शंस। हमने फिर इसके बारे में ये देखा कि इलेक्शन हमारी कंट्री में ज़रूरी क्यों होते हैं। हमने फिर ये भी देखा कि इलेक्शंस कैसे कंट्री को एक कैसे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है, कैसे इसका इम्पोर्टेंस समझा जा सकता है डेमोक्रेसी में। उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमने किए। हमने जो इलेक्शंस में होने वाली पॉलिटिकल कंपटीशन है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर भी बात की। और लास्ट लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं। इसकी कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी देखा। ये वाला स्किप कर चुके थे हम, जिसको कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये वाला अभी बताऊंगा मैं। फिर हमने वोटर लिस्ट के बारे में पढ़ा। हमने नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स भी पढ़ा लास्ट लेक्चर में। इतना हम कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट इसमें चूक गया है, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ विथ दिस पॉइंट। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है। जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हमारे इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये रहे वो पार्ट्स। मैंने आपको बताया था 543 सीट्स नॉमिनेटेड है, डिक्लेयर्ड है फॉर लोकसभा मेंबर्स। अब इसमें एक सिचुएशन क्या है कि कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व रखा गया है फॉर क्यों रखा गया है? क्योंकि उसकी नीड है। एक्चुअली कंडीशंस क्या होती हैं हमारे देश के अंदर, रिलीजियस बेस पर, कम्युनिटी बेस पर काफ़ी डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन झेलती हैं कुछ कम्युनिटीज़। तो उन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ की गई है। क्या किया गया है यहाँ पे? इन्होंने कहा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो इंडिया के अंदर है उनको रिजर्व रखा गया है फॉर द पीपल हु बिलोंग टू SC एंड ST कैटेगरीज। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे जो ST कैटेगरीज हैं, SC कैटेगरीज हैं, उनके वेलफेयर को दिमाग में रखते हुए दे हैव डिसाइडेड कि कुछ कंडीशंस थोड़ा सा उनके लिए हमें सपोर्टिव होना ज़रूरी है। सो दैट दे हैव इनिशिएटेड कि इनके लिए जो हमने सीट्स का डिवीज़न किया है, हमने ये जो सीट्स बांटी हैं, ये सीट्स कैसी होनी चाहिए? ये सीट्स बेसिकली केवल उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। अब देखो, सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए 543 या 45 जो सीट्स हैं, टोटल इतने मेंबर चुने जाने हैं। अब सोचिए, क्योंकि इन कास्ट कैटेगरीज को इन कास्ट कैटेगरीज को आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना पड़ेगा, बिकॉज ये मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, लोग इनको इक्वल रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो इनको भी इक्वल रेस्पेक्ट मिल सके, ये भी मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सके, सो दैट इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ज़रूरी हो जाता है इन लोगों की सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए। अब अगर इनकी सीट्स रिजर्व हो जाएगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि इन लोगों को भी मौका मिलेगा कि इलेक्शन के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, लोकसभा में जो बैठना है, वहाँ पर डिबेट्स में अपनी बात रखनी है, अपना मुद्दा रखना है, वो ये कर पाएंगे। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि हमें कुछ कंडीशंस ऐसी बनानी पड़ेगी, हमें कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमें रिजर्व करना पड़ेगा फॉर सच कैटेगरीज, जिससे कि इनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट ये थोड़े से पावरफुल बन सकें, साथ ही साथ अपनी बात ये रख सकें प्रॉपरली, जो एक सही वे होना चाहिए उसके तहत। ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ओनली समवन हु बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी पर्सन, जैसे इमेजिन कीजिए हमने कहा कि 10 ऐसे पूरे भारत में ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे ST कैटेगरी के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ST कैटेगरी को ही एक तरीके से कह सकते हैं डेडिकेट कर दिया जाएगा कि यहाँ पर क्योंकि इस कास्ट कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्ट होने वाला है या जो अपना नॉमिनेशन फिल करेगा, दैट मस्ट बी फ्रॉम दिस कैटेगरी। ये कैटेगरी यही कहती है, ये कंडीशंस यही कहती हैं कि जो भी इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट दे मस्ट बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट कास्ट कम्युनिटी। ठीक है, कि ये भी उसी कास्ट कम्युनिटी का पार्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको इतना याद रहेगा आपको। मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, आपको ये चीज़ याद रहेगी होपफुली। आगे देखिए,
थोड़ा सा गला ख़राब है तो इस चीज़ को इग्नोर करें अगर आपके पास में आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक सिटीजन्स को रिप्रेजेंटेटिव बनने, हर एक सिटीज़न को वोट डालने का राइट है। और अगर कोई पर्सन केवल कास्ट के बिहाफ पे किसी को इस तरह से कोई चीज़ करने को रोके तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। तो ऐसे में यही प्रोसेस था, यही कारण था कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस बात को लेकर के वरिड थे कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन जब होगा तो ये जो वीकर सेक्शन है इसको तो कभी चांस ही नहीं मिलेगा। सोचिए, इनका ये मानना था, बी आर अम्बेडकर का बेसिक ये मानना था, हालांकि वो तो चाह रहे थे कि देश के अंदर इलेक्शंस जो हों वो कास्ट बेस पर होने चाहिए, ठीक है। ST SC के लिए जो इलेक्शंस होंगे उनको अलग रखना चाहिए आपको। ये डिमांड जब रखी थी गांधी जी के सामने भी आई, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया तब आपको पता चलेगा कि ऐसी एक डिमांड उठाई गई कि कास्ट के बिहाफ पे, कम्युनिटीज़ के बिहाफ पे इलेक्शंस होने चाहिए। गांधी जी को लगा ऐसे तो देश टूट जाएगा। गांधी जी ने इस बात को मानने से मना कर दिया और वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो वी विल नॉट सपोर्ट यू, आई विल स्पेशली विल नॉट सपोर्ट यू एज आई एम अज्यूमिंग कि मैं गांधी हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि ऐसा होगा नहीं। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ। गांधी जी को कन्विंस किया बी आर अम्बेडकर ने कि ठीक है, अगर आपको सही नहीं लग रहा तो वी विल नॉट डू दैट, हम ऐसा नहीं करेंगे। उस पैक्ट को कहा गया था पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट। और उसमें ये डिसाइड किया गया था ठीक है कि हम अलग इलेक्शंस ना नहीं करवाएंगे, बट हाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड करेंगे, इलेक्शंस के लिए जो जगह डिवाइड करेंगे, इसमें इनके सीट्स को रिजर्व कर देंगे। उनको ये फियर था कि ये जो वीकर सेक्शन है ना, इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा, द पीपल विल नॉट सपोर्ट दैम, लोग उनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सोचो, एक जनरल कैटेगरी है, एक ST कैटेगरी है और एक SC कैटेगरी है। अगर यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पर जैसा माना जाता था कि दे आर लिटिल बिट पावरफुल एंड दे विल नॉट सपोज टू लूज देयर सीट्स इनके कंपैरिजन में, कि वो सीट्स कंपेयर, अगर इनसे कंपेयर करें या इनके अगेंस्ट में वोटिंग्स की हम बात करें तो दे विल विन फॉर श्योर। तो ऐसे में इसी फियर को दिमाग में रखते उन्होंने कहा कि भैया इनको मौका ही मत दो ना, आप केवल इन्हीं लोगों को मौका दो जिससे कि इस चीज़ का फियर खत्म हो जाए कि कोई दूसरा भी इनकी जगह ले सकता है। तो ये सॉल्यूशन निकाला गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पूरों को भी नहीं किया गया, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व रखा गया सो दैट दे कैन हैव द चांस, वो आसानी से जीत सकें, उनके कम्युनिटी का वहाँ पर बोलबाला रहे, क्योंकि जो लोग हैं उसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। हमारे सामने जो नेक्स्ट अब टॉपिक आ रहा है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें बताया गया कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। मतलब यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कैंडिडेट्स किस तरह से इलेक्शंस लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए आप और मैं अगर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होंगे। इफ यू वांट टू बी द कैंडिडेट हु इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस तो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप हमारे सामने हो सकते हैं। अब ये 2 ग्रुप कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम लड़ सकते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, वी कैन इंडिविजुअली कंटेस्ट द इलेक्शन। क्या हम इंडिविजुअल हैं, हम इलेक्शंस लड़ सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जो इलेक्शंस लड़ते हैं देयर ओन, अपने तरीके से, अपने नाम से, अपने पॉलिटिकल सिंबल से, ठीक है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। जबकि जो दूसरे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीतने की बनी हुई रहती है कि वो इलेक्शंस लड़ते हैं पार्टी के नाम से, कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनको किसका सपोर्ट मिला हुआ होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी का इनको सपोर्ट मिला हुआ होता है, नॉमिनेशन उनके थ्रू फिल किया जाता है, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, अगर नरेंद्र मोदी अकेले लड़ते, इंडिविजुअल लड़ते तो शायद उनको इतना, क्योंकि हम नहीं जानते थे, लेकिन अगर क्योंकि जैसे उनके साथ में नाम जुड़ गया बीजेपी का तो ऑफकोर्स क्या हुआ, लोगों का सपोर्ट उनको ज़्यादा मिला। अशोक गहलोत की बात करें या अलग अलग स्टेट्स के जो CM है या हमारे देश के प्रीवियसली जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे उनकी बात करें तो मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो इंडिविजुअल नहीं थे, ऑल somehow they are belonging to a particular political party। तो कहीं ना कहीं तो उनका इन्वॉल्वेंस रहता ही रहता है। तो 2 टाइप होते हैं, पहला तो होता है या तो हम इंडिपेंडेंटली लड़ लें कि हमें किसी से मतलब ही नहीं है, या फिर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ थाम लें और उसके साथ में इलेक्शन लड़ें। अब होता क्या है, जब पॉलिटिकल पार्टी का हमें सपोर्ट मिल जाता है ना तो इसमें मज़ेदार बात ये हो जाती है कि मैक्सिमम जो पीपल हैं वो इलेक्शन क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं। यहाँ पर इलेक्शन जीतना ज़्यादा आसान है
इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल जीतने के। यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। यू नीड टू स्ट्रगल फॉर फंडिंग, आपको यहाँ फंडिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लोगों के सपोर्ट के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपको जानते नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हु आई एम। जबकि यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट आपको मिलता है, तो द पीपल विल सपोर्ट यू ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। वो आपको नहीं जानते बट पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं, तो उनको ये फेथ है कि या तो बीजेपी या कांग्रेस विल कहीं ना कहीं आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो ऐसे कंडीशन में पॉलिटिकल पार्टी से होने के बहुत फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। देखिए क्या क्या फ़ायदे हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन आता है, या आप कह सकते हो टॉपिक का जो नाम है वो है कि जो पार्टी कैंडिडेट्स होते हैं दे एंजॉय मैनी एडवांटेजेस ओवर द इंडिपेंडेंट। जो भी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, जो इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस को जीतना चाहता है, उससे कई ज़्यादा बेनिफिट है उस पर्सन को जो कि पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है या पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू नॉमिनेटेड है। क्या क्या फ़ायदे हैं उसको देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है वो बताई गई कि जब एक कैंडिडेट रिप्रेजेंट करता है किसी पार्टी को, तो उसके लिए वोटर्स के साथ में कहीं ना कहीं रिलेशन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों? ऑटोमेटिकली वोटर्स ये जान जाते हैं कि उसका क्या स्टैंड है, उसका आइडियोलॉजी क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसका फ्यूचर मतलब वो विजन क्या लेकर चल रहा है। इट इज़ ईजियर फॉर वोटर्स टू व्हाट ही स्टैंड्स फॉर, मतलब उनके लिए आसान है। वो हर एक पर्सन जानता है कि कांग्रेस अपना विज़न क्या रख रही है, बीजेपी अपना विज़न क्या रख रही है, या जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका विज़न क्या है। और अगर कोई पर्सन बीजेपी का सपोर्टर है, कांग्रेस का सपोर्टर है या इनके साथ नॉमिनेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसका भी विज़न क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका विज़न उसको बार बार बताना पड़ेगा, है ना। सो अ पर्सन वोटिंग फॉर अ पार्टी कैंडिडेट्स नो वॉट ही इज़ वोटिंग फॉर। और अगर कोई पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहा है, किसी पार्टी कैंडिडेट को वोट कर रहा है, तो ये माना जाता है कि उसको पता है कि whom he is गिविंग टू वोट, कि वो किसको वोट डाल रहा है, साथ ही उस पर्सन का आइडियोलॉजी क्या होने वाला है। थोड़ा सा गला खराब है तो आप इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, अगर आपको कोई वर्डिंग समझ में नहीं आ रही हो तो। आवाज़ थोड़ी भारी हो रही होगी तो लेविट आपको सामने दिख तो रही है ना, तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लो। यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और इंडिविजुअल अगर हम बात करें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे में दोनों में ज़्यादा कंपेयर किया जा सकता है। ज़्यादा वेटेज जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से नॉमिनेट या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति का होता है। क्यों? क्योंकि जब वो एज अ मतलब कैंडिडेट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो वोटर्स के लिए ये जानना आसान हो जाता है कि उसका विज़न क्या है। और ऐसे में लोग पार्टी को जानते हैं, पार्टी कैंडिडेट्स को वोट कर देते हैं। दूसरा है कि जब मॉडर्न जो इलेक्शनिंग है उसके अंदर कई सारे आप बोल सकते हो के चैलेंजेस सामने आते हैं। कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो मतलब आप मान के चलो वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होता उन सभी चीज़ों को यूटिलाइज करने में, उन सभी चीज़ों को फुलफिल करने में। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो बहुत सारी फंडिंग चाहिए होती है, बहुत लंबा कैंपेन चाहिए होता है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अगर आज के टाइम पे हम इलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे तो ये एक बहुत ही मतलब कई लेयर्स में है ये, और इसको ज़रूरत होती है एक सबसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर की। अब एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी सारी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, क्योंकि उसके पास पहली बात तो रिसोर्सेज ही बहुत कम होते हैं। अब आप सोचो, प्लानिंग करना, रिलीज निकालना, लोगों घर घर जाके बात करना, इवन अगर वो खुद थक गया है तो उसके पीछे उसके सपोर्टर्स होने चाहिए। अब कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसको सपोर्टर कहाँ मिलेंगे? इवन इतनी बड़ी भीड़ है, सबको कैसे गैदर्ड कर सकते हो आप सोचो, खड़े होकर के भाषण देना है आपको, आप इंडिविजुअल पर्सन है, बट अगर आपके पास में इंडिविजुअल पर्सन और मैंने कहा कि मैं रैली निकालूंगा तो मुझे सुनने कौन आएगा? लेकिन हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि राजस्थान के अंदर कोई इलेक्शन है सीएम के और यहाँ पर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं सपोर्ट करने बीजेपी के कैंडिडेट को, तो सारे लोग उनको सुनने आएंगे। वो क्या करेंगे, वो उसको क्या मतलब एक तरीके से रिकॉग्नाइज करवाएंगे लोगों के सामने। ऐसे में बहुत सपोर्ट मिलता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर एक इंडिविजुअल है तो ही और शी कैन नॉट एक्चुअली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती इन सारी चीज़ों को, और अपने सारे रिसोर्सेज को भी वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। जबकि
पार्टी ऐसा कर सकती है, पार्टी के पास में फंड्स भी होते हैं, पार्टी के पास में मैनेजमेंट भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस भी होता है, और सबसे बड़ी बात उनके पास में हर एक चीज़ की सटीक प्लानिंग होती है। जबकि हो सकता है ये इंडिविजुअल नौसिखिया हो, ठीक है, मतलब नया नया हो सकता है इसके बारे में इसको इतना अवेयर नहीं हो वो। अब बात करें इलेक्शनिंग की, तो जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो कैंपेनिंग होती है वो भी बहुत डिफरेंट फॉर्म में होती है, अलग अलग पार्ट्स में होती है कॉन्स्टिट्यूंसीज की, और एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया, अगर आपको कैंपेन करना है, आपको कैंपेनिंग करनी है, आपको घरों तक पहुंचना है, अपना एक तरीके से अपनी छाप लोगों के दिल में दिमाग में छोड़नी है, अपना नाम उन तक पहुंचाना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप एक इंडिविजुअल होते हुए ये सारी काम कर लो। सोचो ना एक बार, आप कितना फंड चाहिए होगा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी आ रही है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे। ये तो मैंने एक वो डेटा बताया जो बहुत पहले डिसाइड किया गया था, हालांकि आज तो बढ़ गया है। तो 10 लाख लोग, जिसमें मान लेते हैं अपन वोटर्स जो होने वाले हैं, द वोटर्स में भी 70% या इससे भी ज़्यादा होगा, 10 लाख से मान लेते हैं एवरेज अपन के 10 लाख होंगे। तो ये 10 लाख लोगों को कैसे अप्रोच करेगा, उन तक अपना काम कैसे रिप्रेजेंट करेगा। और आजकल क्योंकि ये चीज़ मीडिया का काम है, अब ये सारा काम क्या करता है, आजकल तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है। अब एक इंडिविजुअल के लिए उन सारी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना, लोगों तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, उसके लिए अलग से उसको टीम चाहिए होगी। तो एक इंडिविजुअल के लिए तो बहुत भारी, मतलब एक लंबा सारा टास्क है, पॉसिबल नहीं होता उसके लिए। लेकिन हाँ, नो डाउट एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है, बहुत लंबे टाइम से काम कर रही है वो, तो दैट कैन डू इजीली, वो अच्छे से कर सकते हैं, मतलब मज़े से हो सकता है काम। सेम वही चीज़, पोलिंग का दिन है, पोलिंग बूथ है, इस पर उसको सेटअप करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है वॉलंटियर्स को। आप अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, इमेजिन कीजिए दिस इज़ पोलिंग बूथ, यहाँ पर बीजेपी के भी कैंडिडेट्स होंगे और कांग्रेस के भी होंगे, और लगभग जितने और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना नॉमिनेशन दिया उनके कैंडिडेट होंगे। इनको इसलिए रखा जाता है जिससे कि यहाँ पर क्या चल रहा है ये लोग बाद में चल के ब्लेम ना करें कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने जो, मतलब आप कह सकते हो ना कि कोई धांधली हुई हो, कुछ वोट्स खरीद लिए गए हों, या नेगेटिवली कोई इम्पैक्ट डाला गया हो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे, ठीक है। तो जो भी बैलेट्स हैं उन सभी की सिक्योरिटी, उन सभी के साथ में सही बिहेवियर, इन सबको दिमाग में रखते हुए ही यहाँ पर क्या होता है, ये डिसाइड किया गया कि हर एक जगह पर कौन होगा, हर एक जगह पर वॉलंटियर्स होंगे। अब सोचो, वॉलंटियर्स एक इंडिविजुअल के आदमी के हाथ में रखा जाए तो कितने सारे लोग लेकर आएगा। एक इंडिविजुअल कितने सारे कैंडिडेट्स को वॉलंटियर बना करके वहाँ सेटअप करेगा, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, लेकिन अगर आपके साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम जुड़ा हुआ होता है तो ऑब्वियसली इनके पास में यूथ होता है जो इसी तरीके का काम करता है, वॉलंटियरिंग का काम करता है, तो यहाँ पर इनके लिए पॉसिबल है, बट इंडिविजुअल के लिए नहीं। एक बार फिर से देखिए, मेरे हिसाब से 4 पॉइंट तो बहुत हैं, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप बता सकते हैं। देखिए, एक पार्टी कैंडिडेट को ज़्यादा एडवांटेजेस है कंपेरेटिवली इंडिपेंडेंट के, कि जो पार्टी कैंडिडेट होता है वो मतलब एक इजीली वो जाना जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू वो रिप्रेजेंटेशनशिप कर रहा है। तो पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है दैट इज़ एवरीवेयर, वो हर जगह पर है, मतलब मान के चले आप कि उसकी आइडियोलॉजी को हर एक लोग जानते हैं, समझते हैं, और जबकि इंडिविजुअल की नहीं जानेंगे। अगर हम आज के टाइम में ये समझ के चलें कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, मोबिलाइज नहीं कर सकता, उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, जबकि पार्टी के पास लिमिटेड रिसोर्स नहीं होते। दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, और इनका जो आउट ऑफ बॉक्स भी हो सकता है कुछ काम, जबकि इसके पास में सारी चीज़ें लिमिटेड है। अब जब इलेक्शंस की बात की जाए, कैंपेन्स की बात की जाए, तो इलेक्शन कैंपेनिंग जो होती है वो अलग अलग देश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में होंगी, बहुत सारी लंबी भीड़ होगी, एंड दैट वुड बी वेरीली डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल के वो अब ऐसा कुछ काम कर सकें इंडिविजुअली। और पोलिंग बूथ में जब वॉलंटियर्स की ज़रूरत आती है तो इसके पास में वो भी अवेलेबल नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बताती है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आप इलेक्शंस लड़ते हैं तो दैट गिव यू एक्स्ट्रा, मतलब आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। आपके चांसेस जो हैं इलेक्शन में लूज़ होने के वो कम हो जाते हैं अगर आपके साथ में नाम जुड़ा होता है पॉलिटिकल पार्टी का। आपकी खुद की गुडविल तो होती है, पार्टी की गुडविल और बढ़ जाती है और उसके साथ जुड़ जाती है, 4 चांद लग जाते हैं आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी में। लास्ट टॉपिक अगर इस पॉइंट का और आज की क्लास का देखें अपन, तो दैट इज़ कि वही कि इलेक्शन भारत में कैसे होते हैं, उसमें आ जाता है हमारा इलेक्शन कैंपेन। अभी एक वर्ड आया था, क्या होता है इलेक्शन कैंपेन, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं
कि जो इलेक्शन कैंपेन है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप अपने बारे में कैसे बताओगे कि व्हाट आई एम। इलेक्शन कैंपेन हमेशा इस चीज़ को रिलेट करता है कि आप लोगों का जो ध्यान है अपनी ओर खींचें, उनको एक तरीके से आप अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, उनको एक तरीके से कन्वेंस करें कि वो आपको इलेक्शंस होने वाले जो हैं उसमें वोट डालें। तो ये जो कैंपेन है ये कैसे किया जाता है, देखिए इसने बताया कि इलेक्शन कैंपेन इलेक्शन कमीशन के थ्रू ग्रांटेड एक तरीके का इनको सर्विस है या एक तरीके का परमिशन है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो। एंड फॉर दैट व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स, तो ऐसे में जो वोटर्स हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे कि उनको किसी कई तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर ये कैंपेन्स नहीं होंगे तो उनको कई चीज़ें पता ही नहीं चलेगी। कैंपेन्स के थ्रू क्या होता है, जब अलग अलग कैंपेन्स होते हैं लोगों की बात वो सुनते हैं तो वोटर्स को पता चल जाता है कि ये जो कैंडिडेट है इसका विजन ये है, ये जो कैंडिडेट है इसका विजन ये है। इवन मैनिफेस्टो भी पता चलता है हमें। मैनिफेस्टो क्या होता है, मैनिफेस्टो का मतलब जो इलेक्शन कमीशन है ना उसने पहले क्या किया है, इलेक्शन कमीशन पहले ही बोल देता है कि देखो भाई पहले तुम बता दो जीत गए तो क्या क्या करोगे। और हर पॉलिटिकल पार्टी भी क्या करती है, इस बात के लिए अश्योर करती है कि जो जो वो काम करने वाली है, मतलब जो भी उनके टास्क हैं, दैट टास्क मस्ट बी डन इन अ सीक्वेंस और एक सही ऑर्डर में, और उनके क्या क्या विजन है दैट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्म। तो जैसे कि कैंडिडेट जो वोटर है बिल्कुल क्लियर रहे अपनी चीज़ों में, और अगली बार इलेक्शन में बोल सके भाई देखो तुमने ये कहा था करने को और तुमने नहीं किया, हम तो वोट नहीं दें, नहीं तो झुटला भी तो सकते हैं। तो मैनिफेस्टो इज अ काइंड ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन प्रोमिसेस दैट इफ वी विल बी इन पावर सो वी विल डू सच, ये सारे जो वर्क है वी विल डू दैट, हम ये काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही बताएगी। तो जब ऐसा कुछ इसको पता चलता है वोटर्स को जब ऐसा कुछ पता चलता है तो उसको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हमारे लिए कौन सा बेटर रिप्रेजेंटेटिव होगा, हम किसको चुनें। अगर उसको मैनिफेस्टो पता चल रहा है, उसको इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पता चल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो गिवन द ट्रू विजन कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए बेटर है। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो गैदर्ड करता रहता है। कितना पढ़ा लिखा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसने कितना पहले काम किया है, कितने लोगों की बात सुनता है। जब तक इलेक्शन कैंपेन नहीं होगा तब तक ये लोग जान नहीं पाएंगे। और हमारे जो वोटर है, मैक्सिमम हमारे यहाँ वोटर आज के टाइम में देखे जाएँ तो हाँ ठीक है, पहले से कह सकते हैं कि दे आर इम्प्रूविंग, बट कंडीशन हमारे यहाँ ये थी कि हमें पता ही नहीं होता था, हम पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को देख करके वोट डालते थे किसी एक इंडिविजुअल को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस पर्सन को चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास में नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो सिर्फ आ सकती है इलेक्शन कैंपेन्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट कैंडिडेट्स एंड पार्टीज, इलेक्शन कैंपेन्स का इनको भी तो कोई बेनिफिट मिलना चाहिए या मिलता होगा, बिल्कुल। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, वोटर्स को अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश करते हैं। जब कैंपेन्स होते हैं ना तो वो हर एक वोटर से कांटेक्ट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात उनको बताते हैं, कन्वेंस करते हैं कि इलेक्शंस के दौरान ये इन्हीं को क्या करें, वोट डालें। साथ ही साथ ये एड्रेस करते हैं भीड़ को, पॉलिटिकल मीटिंग्स करते हैं, मतलब होता है ना जनसभाएं, तो बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं इनकी, उसमें अपनी बात डिलीवर करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि व्हाट वी विल डू, इस पे बात की जाए। दे विल डिस्कस कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या गलत कर रही है, और इसमें हमारी जाति आ जाती है, धर्म आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। एक दूसरे पर पथेटिक एलिगेशंस लगाए जाते हैं, बहुत मतलब आप ये मानो कि कुछ कहते नहीं है बाकी कुछ छोड़ते नहीं है, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। जबकि ये जो गैदरिंग होती है उसमें ये चीज़ डिस्कस की जाती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, यू मस्ट टेल अस, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। सो ऐसे में कोशिश तो ये होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये गैदरिंग करते हैं जिसके अंदर अपनी बात रखते हैं, दूसरे को नीचा दिखा देते हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को, उससे भी इनके वोट बैंक बढ़ जाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके सपोर्टर कितने हैं, उनको कितने वोट्स मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो पता लगा लेते हैं। इवन कहीं ना कहीं वोट भी खरीद लिए जाते हैं, और ऐसा होता है बहुत बार। लेकिन एक बात याद रखिए आप, ये जो भी बैटल है इसमें वोटर्स के वोट की बैटल है, लोगों के वोट्स की बैटल है। इस बैटल के अंदर जो कंपटीशन होता है वो यही होता है कि पावर में कौन आएगा। दिस बैटल वही व्यक्ति मतलब एक तरीके से विन कर पाएगा, द पीपल और द पर्सन हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ वोटर्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें वोटर्स का जो सपोर्ट मिल रहा है वही पर्सन जीत पाता है इस कॉम्पिटिशन के अंदर, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड
इंडिया के अंदर किस टाइप से इलेक्शंस होते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हुआ। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे जुड़े कुछ डाउट्स हो सकते हैं आपके। सो आई ट्राई टू सॉल्व इट आउट इफ़ यू विल टेल मी, और मुझे बता देंगे अगर आप, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसको प्लीज़ आप खुद से एक बार पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम वैसे आनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आती है तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, या पर्सनल मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ते हैं इसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।